नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस बुलेटिन में जैसा कि आप जानते हैं हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बनाया गया आरोपी। चुनाव नतीजे पलटने के प्रयास, मनगढ़ंत आरोप लगाने और संसद पर दबाव डालने के आरोपों में चलेगा मुकदमा। गुरुवार को मोक्सिला उपाध्याय की अदालत में होंगे पेश। 525वें दिन भी भड़कते रहे रूस यूक्रेन युद्ध के शोले। नाटो सदस्य देश रोमानिया की सीमा से सटे यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी ड्रोन हमले से मची सनसनी। अफ्रीकी देशों चीन और इजराइल को निर्यात के लिए लादा जा रहा 40,000 टन अनाज हमले में हुआ बर्बाद। चीन से जापान तक तूफान और भारी बारिश से जानमाल का जबरदस्त नुकसान। दक्षिणी जापान के ओकिनावा प्रांत में खानन तूफान से लाखों लोग हुए प्रभावित। चीन में बीजिंग सहित कई शहरों में बाढ़ से और बिगड़े हालात। सैन्य तख्तापलट के एक सप्ताह बाद नाइजर में अब भी तनावपूर्ण हालात। सैन्य प्रशासन ने तख्तापलट का समर्थन करने वाले देशों के लिए खोली सीमाएं। माली और बुर्किना फासो ने अपदस्थ सरकार की बहाली के प्रयास न करने की दी चेतावनी। कहा ऐसी हरकत मानी जाएगी युद्ध की घोषणा। पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाके में तरबूज उगाकर वैज्ञानिकों ने दुनिया को किया हैरान। अंटार्कटिका स्थित रूसी शोध केंद्र में उगाया गया तरबूज। ग्रीन हाउस बनाकर रूसी वैज्ञानिकों ने बर्फ के रेगिस्तान में उगाई गर्मी के फल की फसल। और आइए अब खबरों को विस्तार से दिखाते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 राष्ट्रपति चुनाव के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप लगातार अदालती मामलों में घिरते जा रहे हैं। इस बार उन्हें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयास के मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं ट्रंप ने इसे अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को रोकने का प्रयास करार दिया है। अदालत के मोर्चे पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 4 महीने में ये तीसरा झटका है। इस बार उन्हें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयास के मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोपों के अनुसार ट्रंप ने जो बाइडेन के हाथों चुनावी हार के बाद नतीजों को पलटने की कोशिश की। उन्होंने मतदाताओं को स्वच्छ चुनाव के उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया। आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश की। ट्रंप को पता था कि चुनाव में धांधली का जो आरोप वो लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत है। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में मेरा कार्यालय शीघ्र सुनवाई की मांग करेगा ताकि हमारे साक्ष्यों का अदालत में परीक्षण किया जा सके और नागरिकों की ज्यूरी द्वारा निर्णय लिया जा सके। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा आरोपी बनाए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने इसे अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनकी दावेदारी रोकने का प्रयास करार दिया। ट्रंप के प्रचार समूह ने एक वक्तव्य में कहा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में ट्रंप को आगे देखकर ये सब किया जा रहा है। बयान में सवाल उठाया गया कि घटना के 2.5 साल बाद 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले इन आरोपों को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है। ट्रंप के सवालों पर अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि सब कुछ नियम कानून के अनुसार हो रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड का कहना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को आरोपी बनाने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुभवी और सिद्धांतवादी जांचकर्ताओं की टीम ने अमेरिकी न्याय विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी जांच को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये जांच जवाबदेही और स्वतंत्रता के प्रति अमेरिकी न्याय विभाग की प्रतिबद्धता को दिखाती है। जांचकर्ता जैक स्मिथ और उनकी अनुभवी और सिद्धांतवादी करियर वाली टीम ने सभी तथ्यों और कानूनों को परखा है। इस संबंध में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब अदालत में दे दिए जाएंगे। अमेरिकी न्याय विभाग ने साजिश करने वाले 6 अन्य लोगों के नाम नहीं बताए।
इनको आरोपी भी नहीं बनाया गया है। हालांकि जो जानकारी दी गई है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि अभियोजकों का इशारा जिन लोगों की तरफ है उनमें ट्रंप के पूर्व निजी वकील रूडी गिउलियानी भी शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के बाद सांसदों को बुलाकर उन पर दबाव बनाया था कि वो नतीजों का अनुमोदन न करें। रूडी गिउलियानी ट्रंप को आरोपी बनाए जाने की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने जो किया वो घृणित है। ये उस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अब तक के सबसे खराब उल्लंघनों में गिना जाएगा, जहां किसी भी देश की तुलना में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम ऐसा दावा नहीं कर सकेंगे। इस बीच ट्रंप के वकीलों की टीम इस मुकदमे के बहाने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में कथित धांधली के सवालों को फिर से चर्चा में लाने का अवसर देख रही है। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि ये मुकदमा उन्हें 2020 के चुनाव नतीजों की पारदर्शिता को चुनौती देने वाली दलीलों को फिर से अदालत के समक्ष रखने का मौका भी देगा। ध्यान रहे कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने हरा दिया था। ट्रंप और उनके समर्थकों ने इन नतीजों पर सवाल उठाए और 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। इस दौरान खूब हंगामा हुआ था। अब इसी मामले में ट्रंप पहली बार गुरुवार को जज मोक्सिला उपाध्याय की कैपिटल बिल्डिंग के सामने स्थित अदालत में पेश होंगे। और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग और तेज हो रही है, वहीं काला सागर अनाज समझौते के टूटने का कई अन्य देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। इन देशों में खाद्य संकट पैदा हो रहा है। इस बीच जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर किसी संभावित हमले को लेकर दुनिया डरी हुई है, तो वहीं पोलैंड और बेलारूस के बीच भी तनाव शुरू हो गया है। हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जंग न सिर्फ तेज हो रही है, बल्कि युद्ध का असर उन देशों पर अधिक हो रहा है जो वर्तमान में खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। ये संकट तब और गहरा हो गया जब रूस ने काला सागर अनाज समझौते से अपना हाथ खींच लिया। महंगाई से त्रस्त दक्षिण अफ्रीकी देशों का आलम यह है कि गरीबी और तंगहाली से दो चार हो रहे ऐसे देशों में मानवीय संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर रूस से अनाज समझौते पर वापस आने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस को वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए समझौते पर वापस लौटना होगा। हालांकि क्रेमलिन ने समझौते में शामिल होने के संकेत तो दिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। काला सागर अनाज समझौते पर क्रेमलिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत की पुष्टि की। And about the grain deal, you asked for money. यदि रूस अपना उर्वरक वैश्विक बाजारों में लाना चाहता है और कृषि लेन देन को सुविधाजनक बनाना चाहता है, तो उसे इस सौदे पर वापस लौटना होगा। हमें रूस की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि चर्चा में लौटने में दिलचस्पी ले सकते हैं, इसलिए हम इंतजार करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही 100 बार कह चुके हैं, रूस तुरंत न केवल बातचीत बल्कि समझौते पर लौटने के लिए तैयार है। बात सिर्फ इतनी ही है कि समझौते में उस संदर्भ को भी शामिल किया जाना चाहिए जो रूसी संघ से संबंधित है। आप भी जानते हैं कि अब तक ऐसा नहीं किया गया है। बहरहाल रूसी सैनिकों ने नाटो के सदस्य देश रोमानिया की सीमा स्थित दक्षिणी यूक्रेन में एक बंदरगाह को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने ड्रोन हमले कर अनाज की ढुलाई करने वाली एलिवेटर को नुकसान पहुंचाते हुए वहां के बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमला इतना घातक था कि बंदरगाह के महत्वपूर्ण ढांचे तहस नहस हो गए हैं। ड्रोन हमले से ओडिशा पोर्ट पर भीषण आग लग गई है। दरअसल यूक्रेन से ओडिशा बंदरगाह के जरिए विश्व बाजार में अनाज के निर्यात की अनुमति दिए जाने के बाद से ही रूस इस शहर को अपना निशाना बनाता रहा है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी नौसैनिक द्वारा काला सागर में परिवहन कर रहे एक जहाज को बचाने के दौरान रूसी युद्धपोत पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी हमले को नष्ट करने का दावा भी किया। कीव शासन ने एक रूसी नौसेना के जहाज पर हमला करने का एक और प्रयास किया, जो एक मानव रहित समुद्री नाव के साथ काला सागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में नागरिक समुद्री परिवहन को बचा रहा था।
रूसी जहाज के चालक दल ने यूक्रेनी नाव का समय पर पता लगा लिया और उसे नष्ट कर दिया गया। इस बीच चिकित्सा शांति संस्थान ने जापोर्जिया स्थित परमाणु संयंत्र की अधिक सुरक्षा की वकालत की। संस्थान के उपाध्यक्ष ने कहा कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने संयंत्र की सुरक्षा का पुख्ता आकलन किया है, लेकिन अगर इस संयंत्र पर हमला होता है तो परिणाम निश्चित ही विनाशकारी होंगे, जिससे सिर्फ मानवता का ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से संप्रेषित नहीं किया जाता है। यह हमेशा बहुत कमजोर होता है और किसी तरह इसे कम महत्व दिया जाता है। हम चाहते हैं कि राज्य कुछ ना कुछ करें। उधर रूस के खिलाफ यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे नाटो सदस्य देश पोलैंड की सेना ने देश की पूर्वी सीमा पर अपने हेलीकॉप्टरों की संख्या को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है। पोलैंड ने बेलारूस पर उनके 2 हेलीकॉप्टरों के हवाई सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पोलैंड ने राजदूत को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि बेलारूस की सेना ने हवाई आक्रमण की घटना को निराधार बताया है। बेलारूस के मुताबिक पोलैंड ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती को सही ठहराने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अरे बेटा बच के शाबाम बोरबम बारा मेरी बूम बूम ताम जाम टिप टॉप बोरबम शाबाम बोरबम यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। पूर्वी एशिया में जापान और चीन में कुदरत का कहर जोरों पर है। जापान का ओकिनावा, जहां कभी पर्यटकों की बहार रहती थी, वहां तूफान के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। वहीं चीन के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का भीषण प्रभाव दिख रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के हवाई अड्डे पर भी भयंकर जल जमाव देखा गया। दक्षिणी जापान की ये तस्वीरें समुद्री तूफान खानन के जोर को दिखा रही हैं। ओकिनावा प्रांत में इस तूफान से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तूफान इतना भीषण था कि एहतियात के तौर पर हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। ओकिनावा के नाहा हवाई अड्डे पर लगभग 900 उड़ानें रद्द की गईं और बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से कितने ही घर अंधेरे में डूब गए। तूफान ने ओकिनावा में उस समय तबाही मचाई है जब यहां पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी। बुधवार को कई स्थानों पर 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने मौसम को और मुश्किल कर दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि तूफान पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस सप्ताह के अंत में ये अपना रास्ता बदलकर वापस जापान की तरफ मुड़ सकता है। जापान में इस प्रांत में साल के इस समय ऐसे तूफान आना सामान्य घटना नहीं है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन भी अहम कारण हो सकता है। वैसे भी पर्यावरणविद चेताते रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के असर से तूफान और लू चलने जैसी मौसम से जुड़ी चरम परिस्थितियां आम बात हो जाएंगी। खानन पूर्वी एशिया में पिछले कुछ सप्ताह के अंदर आने वाला तीसरा तूफान है। इन तूफानों के असर से चीन सहित कई देशों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को एक बचावकर्मी का शव बरामद होने के बाद बीजिंग के आसपास मूसलाधार बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इन सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बीजिंग और हेबेई में लगभग 9,74,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। अधिकारियों ने हजारों बचाव कर्मियों को उत्तरी हेबेई प्रांत के झुओझेऊ में भेजा है। वहां भारी बारिश के बीच लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रांतीय प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है। बीजिंग में बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजिंग मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार
शहर में शनिवार से बुधवार की सुबह तक 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश का पिछला रिकॉर्ड 1891 का है, जब शहर में 609 मिलीमीटर यानी 24 इंच बारिश हुई थी। चीनी राजधानी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जलभराव से बचा नहीं रह सका। बुधवार को भी बीजिंग हवाई अड्डे से उड़ानों में विलंब होने, उड़ानों को मोड़ने और उन्हें रद्द किए जाने का सिलसिला जारी रहा। बीजिंग और हेबेई में बिजली की लाइनें टूट गईं और कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं या फिर बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। चीनी सेना ने बीजिंग के गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त पश्चिमी उपनगरों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। नाइजर में तख्ता पलट के बाद स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। कई देश यहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, तो सैन्य तख्ता पलट के बाद नाइजर के मुद्दे पर अफ्रीकी देश दो धड़ों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तख्ता पलट को रणनीतिक विश्लेषकों ने वैगनर और जिहादी समूहों के लिए द्वार खोलने वाला करार दिया है। सैन्य तख्ता पलट के बाद नाइजर के मुद्दे पर अफ्रीकी देश दो धड़ों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले बुधवार को देश की सीमा को बंद करने की घोषणा के बाद नाइजर सैन्य प्रमुख ने अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, लीबिया और चाड के साथ जमीनी और हवाई सीमाओं को फिर से बहाल कर दिया। यानी नाइजर की सेना ने उन देशों के साथ अपनी सीमा को बहाल किया है जिसने तख्ता पलट को या तो खुले तौर पर समर्थन दिया है या फिर उसने अपनी मौन सहमति दी। सैन्य तख्ता पलट को बुर्किना फासो, माली और चाड का समर्थन मिला है, जहां फिलहाल बागी सैनिकों का ही शासन है। नाइजर के पड़ोसी देश माली और बुर्किना फासो ने सैन्य तख्ता पलट को समर्थन करते हुए यहां तक कह दिया कि अपदस्थ सरकार को बहाल करने के लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, लीबिया और चाड के साथ भूमि और हवाई सीमाएं फिर से खोल दी गई हैं। इस बीच नाइजर में बिगड़ते हालात के बीच 4 यूरोपीय देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। नाइजर से निकाले गए 262 लोगों का फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय देशों का पहला जत्था बुधवार को पेरिस पहुंचा। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक निकासी बुधवार को भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने सभी नागरिकों को नाइजर की राजधानी नियामी स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने की सलाह दी है। फ्रांस के साथ ही इटली ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 87 नागरिकों का एक जत्था रोम पहुंचा, जिसमें 36 इटालियन, 21 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। हालांकि अमेरिका की तरफ से फिलहाल अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक उनके नागरिकों को नाइजर में कोई खतरा नहीं दिख रहा है। नाइजर स्थित अमेरिकी दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है। नाइजर में हमारा दूतावास खुला है जो सामान्य रूप से काम कर रहा है। हम फ्रांस और अन्य यूरोपीय लोगों द्वारा अपने नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास अमेरिकी नागरिकों या सुविधाओं के लिए खतरों के संकेत नहीं हैं, लेकिन हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी स्थिति पर पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। बहरहाल नाइजर में बिगड़ते हालात पर पश्चिमी देशों ने चिंता तो जताई है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली के लिए बल प्रयोग करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इटली के मुताबिक अगर नाइजर में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप होता है तो इसे औपनिवेशिक काल की वापसी मानी जाएगी। उधर तख्ता पलट को रणनीतिक विश्लेषकों ने वैगनर और जिहादी समूहों के लिए द्वार खोलने वाला करार दिया। विश्लेषकों के मुताबिक नाइजर में हुए इस तख्ता पलट के पीछे वहां छिपे यूरेनियम का अकूत भंडार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर सेना को वैगनर समूह का समर्थन हासिल है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले अल्जीरिया के सेना प्रमुख ने रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात कर नाइजर को हथियार मुहैया कराने की अपील की थी। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के लिए नाइजर एक अहम देश है, क्योंकि नियामी सहित कई शहरों में फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इटली की सेना मौजूद हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के लिए भी नाइजर एक अहम देश है, क्योंकि नियामी सहित कई शहरों में फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इटली की सेनाएं मौजूद हैं, जो नाइजर की सेना को अल-कायदा और IS जैसे आतंकवाद विरोधी समूह के खिलाफ प्रशिक्षण देते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति।
आपको लिए चलते हैं बर्फ के रेगिस्तान दक्षिण ध्रुव की ओर। यहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन इस सब के बीच रूस के वैज्ञानिकों ने यहां तरबूज उगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसका स्वाद न चखा हो। तरबूज नामक ये रसीला फल गर्मियों में शरीर को नई ताजगी देता है। लेकिन आप जो तरबूज देख रहे हैं वो और भी खास है। इसे पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में उगाया गया है। दक्षिणी ध्रुव का वो क्षेत्र जहां तापमान 0 से 89 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता हो, वहां गर्मी के इस फल को उगाकर वैज्ञानिकों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अचंभे में डाल देने वाला ये काम किया है अंटार्कटिका में स्थित रूसी शोध केंद्र वोस्टोक स्टेशन ने। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा ग्रीन हाउस तैयार किया और वहाँ तरबूज की एक उपयुक्त प्रजाति के बीज बो दिए। बीजों का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि पौधे कम वायुमंडलीय दबाव के बीच बढ़ सकें, और फिर असंभव सी लगने वाली एक बात संभव हो गई। अंटार्कटिक स्टेशन वोस्टोक आपका स्वागत करता है। हम यहाँ पहली बार तरबूज उगाने में कामयाब हुए हैं। एग्रोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्वाद और उपज क्षमता के आधार पर तरबूज की प्रजाति को चुना। जो फल आए हैं इनका व्यास 10 से 13 सेंटीमीटर और वजन 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बेहद कठिन मौसम के बीच वोस्टोक स्टेशन में फसल उगाने से उनके अंदर यहाँ रहने का हौसला और मजबूत हो गया है। आमतौर पर यहाँ रहना बेहद मुश्किल है। बहुत कम प्राकृतिक प्रकाश और हद से बढ़ी हुई सर्दी और बर्फ की वजह से यहाँ गुजारा करना आसान नहीं होता। अब तरबूज की ये पहली फसल इन वैज्ञानिकों के लिए नई उमंग बनकर आई है। इनका स्वाद और गंध रूसी शहर अस्त्रखान के तरबूजों जैसा होता है। सभी ने इन्हें खूब पसंद किया। सब लोग रोजाना इन्हें देखते हैं कि फल कितने बड़े हो गए हैं। बर्फ के दूर तक फैले मरुस्थल के बीच तरबूजों की ये पहली फसल किसी बहार के संदेश जैसी है। शोध में जुटे वैज्ञानिक अपने काम के साथ साथ इन तरबूजों को बढ़ते हुए देखकर नई ताजगी का एहसास कर रहे हैं, और ये रसीला फल उनको बर्फीली दुनिया में अपने घरों की यादें ताजा करने का मौका दे रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।